हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन अडा 24/7। सो आप सभी लोगों का फ्रेंड्स आपका स्वागत है अडा 24/7 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आई होप यू ऑल आर फाइन एंड यू आर डूइंग वेल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन में सभी लोग कनेक्ट हो जाइए एंड लेट मी नो दैट आई एम प्रॉपर्ली ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन। एक बार कमेंट सेक्शन में सभी लोग मेरे को बताइए दैट ऑडियो वीडियो मेरा क्लियर है। तो सेशन स्टार्ट करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जिसमें हम लोग जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ से उम्मीद करिएगा, हम उम्मीद करेंगे कि आपको एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। बट इससे पहले अगर आपने अडा 24/7 एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड कर रखा तो एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिए, क्योंकि इस एप्लीकेशन में आपको जो है डेली करंट अफेयर्स है, एग्जाम वाइज पीडीएफ है, मिनी ई बुक्स है, क्विजेस हैं, मॉक टेस्ट है, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं एंड दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो आप देर किस बात की, इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है। अब सवाल उठता है कि आज के इस सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में। सो आरबीआई की ये 29th नंबर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट जो है साल में 2 बार रिलीज की जाती है। इसका मतलब ये रिपोर्ट बाई एनुअली या फिर अगर मैं कहूँ हाफ ईयरली जो है रिलीज की जाती है और इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 6 महीने पर रिलीज करता है, ठीक है। और ये आरबीआई की बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है क्योंकि हमारे देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता जो है हमारी जो चल रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमारी कैसी है उसके बारे में यहाँ पर आरबीआई इस रिपोर्ट के अंदर जो है डिस्कशन करता है। इस पर हम लोग लंबा चौड़ा सेशन और भी करेंगे। लंबा चौड़ा सेशन का मतलब क्या हुआ, आगे मैं इसके लिए आपके लिए सीरीज बनाऊंगा जिसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करेंगे हाईलाइट्स के बारे में कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो कि 29th नंबर की रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है, इसमें क्या मेजर हाइलाइट्स रहे और कौन से मेजर ऐसे पॉइंट्स रहे जिसको सबसे ज्यादा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसमें हाईलाइट किया। इससे पहले भी मैंने आपके लिए आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट आई थी। आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट में ऑलमोस्ट मैंने आपके लिए 11 सेशन किए थे, प्लेलिस्ट में जरूर जाके देखिएगा। आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट मैंने आपके लिए काफी डिटेल में डिस्कस की थी और उस पर एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कराए थे। इन द सिमिलर वे आई विल फॉलो दिस वन ऑल्सो। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो कि ऑलमोस्ट 165-170 पेजेस की है, लगभग 170 पेजेस की रिपोर्ट है जिसकी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे आगे चल के विद इन द पार्ट, है ना। बट आज हम लोग इस पर फोकस करने वाले की हाईलाइट्स पर, है ना। तो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पक्का मिलेगा और हर बार एग्जामिनेशंस में यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। लास्ट रिपोर्ट दिसंबर को आई थी, अभी ये जून में रिपोर्ट आई है, तो इसका मतलब ये जो जून की रिपोर्ट है, आपका जो आगे आने वाले अपकमिंग जो एग्जामिनेशंस है उसमें अगर मैं बात करूं, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, तो नवंबर तक की जो आपको एग्जामिनेशंस आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आईबीपीएस पीओ है, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, इसके अलावा आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क के मेंस के एग्जामिनेशंस आपके तब तक होंगे, तो इस रिपोर्ट से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो दिस रिपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिसको आप अच्छे से कवर अप कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस रिपोर्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रिपोर्ट का डिस्कशन और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके लिए नोट्स के फॉर्म में बना दिए हैं। इसमें हाइलाइट्स जो है इंपॉर्टेंट, इंग्लिश हिंदी दोनों में नोट्स हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि नोट्स केवल इंग्लिश में या हिंदी में। सो बाइलिंगुअल मैंने नोट्स बनाई है और बहुत ही आसान भाषा में हम हाइलाइट्स को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है फ्रेंड्स, ये बाई एनुअली या फिर अगर मैं कहूँ हाफ ईयरली ये रिपोर्ट जो है पब्लिश करता है। इसका मतलब ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है ये हमें साल भर में 2 बार देखने को मिलती है और 2 बार आरबीआई इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। एक बार रिपोर्ट आपकी जून के मंथ में आती है और दूसरी रिपोर्ट आपको जनरली जो है दिसंबर तक की रिपोर्ट जो है दिसंबर जनवरी के अराउंड जो है आपको देखने को मिल जाती है। लास्ट रिपोर्ट आरबीआई ने 28-29 दिसंबर को मतलब लास्ट रिपोर्ट जो है पब्लिश किया था। तो अभी ये हमारे पास रिपोर्ट आई है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अंदर बेसिकली हमें क्या देखने को मिलता है, हमारे फाइनेंशियल मैट्रिसेस पर हमारे बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम कैसा चल रहा है, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी कितनी है, किस तरीके से इकोनॉमी परफॉर्म करे, उसके बारे में हमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। ये जो रिपोर्ट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल जो कि हेड करते हैं आरबीआई के गवर्नर साहब, उसके थ्रू ये रिपोर्ट जो है सबमिट की जाती है, तैयार की जाती है। सो इट रिफ्लेक्ट्स द कलेक्टिव असेसमेंट ऑफ सब कमिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, एफएसडीसी। तो आपसे एक और एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन कि ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, आखिर इस स्टेबिलिटी रिपोर्ट को तैयार कौन करता है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट जो काउंसिल है जिसकी अध्यक्षता करते हैं आरबीआई के गवर्नर साहब, वो इस रिपोर्ट को हेड करते हैं, इस कमिटी को हेड करते हैं। रिस्क टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड द रिजिलिएंट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। तो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम के सामने क्या क्या रिस्क अवेलेबल है, क्या क्या रिस्क हमें भविष्य में देखने को मिल सकते हैं और हम उन रिस्क के अगेंस्ट कितना स्ट्रांगली खड़े होकर उन रिस्क से लड़ सकते हैं, उसके बारे में इस रिपोर्ट के अंदर
हमें देखने को मिलता है। द रिपोर्ट ऑल्सो डिस्कस इश्यूज रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर, और हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है, जो हमारा वित्तीय क्षेत्र है, उसके रेगुलेशन और उसके सेटअप के बारे में, फाइनेंशियल सेक्टर के डेवलपमेंट्स के बारे में यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर बताया जाता है। एंड दैट्स वाई दिस रिपोर्ट गोस प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। फाउंडेशन क्लासेस आप बिल्कुल कर सकते हैं। लक्ष्य फाउंडेशन बैच है मेरा, अभी मैं लास्ट में उसके बारे में बता दूंगा। पहले एक बार रिपोर्ट आप लोग अच्छे से कवर अप कर लीजिए। चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। यहाँ से क्वेश्चन बेटा मिलेगा तुम लोगों को एग्जामिनेशन में, है ना। तुम भी कहोगे कि हाँ सर वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पढ़ाई थी उससे क्वेश्चन हमें मिला है, एनुअल रिपोर्ट पढ़ाई थी उससे क्वेश्चन मिला है। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, है ना, एंड वी कांट लीव दीज टॉपिक्स। ठीक है, तो वही पॉइंट्स यहाँ पर हिंदी में भी मेंशन कर दिए हैं, हिंदी में भी आप आराम से नोट्स में पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आरबीआई ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में ग्लोबल इकोनॉमिक के कंटेक्स्ट में क्या कहा है, मतलब वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कहा है। क्योंकि फ्रेंड्स याद रखिएगा, हम अपने घर में कितना भी कुछ अच्छा करते रहे, लेकिन अगर पड़ोसी के यहाँ सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, आस पड़ोस में जो आपके लोग हैं, तो फिर चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। यही चीज़ यहाँ पर आज की डेट में जो ज़माना है वो ग्लोबलाइजेशन का है, वैश्वीकरण का है। और आजकल देश की, दुनिया भर की जो इकोनॉमीज हैं एक दूसरे से काफ़ी इंटरकनेक्टेड हैं। आप अपने आप में पूरी तरीके से सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी आप नहीं बन सकते। कहने का मतलब क्या है, आप ये सोचिए आप ही अच्छा करते रहे और बाहर वाले खराब कर रहे हैं, आप पर कोई असर ना है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि सभी इकोनॉमीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, सभी के एक दूसरे के साथ बड़े लेवल पर ट्रेड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में ग्लोबल लेवल की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है। तो इस कंटेक्स्ट में देखते हैं आरबीआई ने यहाँ पर क्या बताया है। तो हाईलाइट किया है आरबीआई ने ग्लोबल रिस्क, द ग्लोबल इकोनॉमी फेसेस द सिग्निफिकेंट चैलेंजेस। ग्लोबल इकोनॉमी के सामने, वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने कुछ बड़े चैलेंजेस हैं, कुछ बड़े जो है उसके पास चुनौतियां हैं, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन। अगर हम पूरे जो है कंटेक्स्ट में अगर हम देखें, पूरे दुनिया के सामने जो इस समय सबसे बड़ी जो ग्लोबल लेवल पर जो टेंशन इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से, वो यही जियोपॉलिटिकल टेंशन है। मतलब अगर हम बात करें, जैसे इजराइल और हमास का इशू चल रहा था, उसके बाद रशिया यूक्रेन वाला जो पहले से ही केस चल रहा था, इसके अलावा कंट्रीज़ के बीच में अगर ये टेंशन क्रिएट होती हैं, अभी व्लादिमीर पुतिन साहब जो है नॉर्थ कोरिया गए थे, उन्होंने किम जोंग उन के साथ जो है काफ़ी जो है वहाँ पर विजिट वगैरह की, तो कहीं ना कहीं अगर ग्लोबल लेवल पर टेंशन बढ़ती है, कंट्रीज के बीच में जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो बढ़ती है, तो वो कहीं ना कहीं वित्तीय स्थिरता के तौर पर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के तौर पर सबसे बड़ा चिंता का विषय होता है। क्योंकि अगर कंट्रीज के बीच में कहीं ना कहीं वॉर सिनेरियो होता है, तो वो डायरेक्ट इंपैक्ट करता है किसको, इकोनॉमिक सिनेरियो को, और उसकी वजह से ग्लोबल लेवल की इकोनॉमी जो है इफेक्ट होती है, उस पर असर आता है। तो वो एक सबसे बड़ा कंसर्न इन्होंने रेज किया है कि कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट बिटवीन द कंट्रीज कैन इफेक्ट द ग्लोबल स्टेबिलिटी। जो एक राजनीतिक तौर पर जो कंट्रीज के बीच में एक असहमति या फिर जो डिसएग्रीमेंट हमें देखने को मिलता है, वो एक बड़ा चिंता का विषय रहता है। इसके अलावा एलिवेटेड पब्लिक डेट, दुनिया भर के देश जो है कोविड के बाद जो है बहुत सारा देशों ने कर्जा लिया, बहुत सारा पैसा डेट के फॉर्म में लिया, और चूंकि वो कर्जा जो है दुनिया भर के देशों ने बहुत सारा ले रखा है, अगर कंट्रीज किसी वजह से डिफॉल्ट करती हैं, दुनिया भर के देश जो है जिन्होंने बहुत सारा पैसा उधार में ले रखा, वर्ल्ड बैंक, IMF एंड अदर एजेंसी से, अपने बैंकों से, अगर वो पैसा देने में इनकैपेबल होते हैं, असमर्थ होते हैं, तो उसकी वजह से ये टेंशन जो है और बढ़ सकती है, और जियोपॉलिटिकल टेंशन के साथ साथ ये फाइनेंशियल लेवल पर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अगर ये भी एक रिस्क है कि अगर कंट्रीज जो है स्ट्रगल करती हैं और पैसा पे नहीं कर पाती हैं, तो वो भी ग्लोबल इकोनॉमी के प्रोस्पेक्टिव से अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा स्लो प्रोग्रेस इन डिसइन्फ्लेशन, सबसे बड़ा कंसर्न दुनिया के लिए एक और है कि गुड्स एंड सर्विसेज, स्पेशली फूड प्राइसेस के जो दाम हैं, खाने पीने के वस्तुओं के दाम, वो उतनी तेजी से नहीं कम हो पा रहे हैं जितनी तेजी से कम होने चाहिए। वो एक ग्लोबल लेवल पर चिंता का विषय बना हुआ है। फूड प्राइसेस और साथ ही साथ गुड्स, तो वस्तुओं, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं या सेवाओं के जो प्राइसेस हैं वो जितनी तेजी से गिरने चाहिए उतनी तेजी से नहीं गिर रहे हैं, और वो दुनिया भर की इकोनॉमीज के लिए एक चिंता का विषय थोड़ा बनी हुई है। और रिजिलिएंट की अगर बात करें, तो रिजिलिएंट का मतलब होता है आप किसी टफ सिचुएशन से कितना जल्दी फाइट करके उससे बाहर निकल सकते हैं, जैसा कि कल टीम इंडिया ने करके दिखाया। एक समय ऐसा लग रहा था कि यार वर्ल्ड कप बिल्कुल हाथ से निकल ही गया है, 30 बॉल पर 30 रन, और जब क्लासन खेल रहा था तो लग रहा था कि यार क्या मैच चल रहा है। फिर उसके बाद हमने उस टफ सिनेरियो से वर्ल्ड कप को फाइनली छीना है, एंड छीन के हम जो है T20 वर्ल्ड कप अपने झोली में हमने डाला। तो इसी तरीके से अगर बात करें, कितने भी हमारे पास चैलेंजेस हों ग्लोबल लेवल पर, लेकिन ग्लोबल जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो काफ़ी रिजिलिएंट है, स्ट्रांग है, और ऐसा कोविड के टाइम में भी दुनिया भर की इकोनॉमीज ने करके दिखाया कि कोविड जैसे टफ चैलेंज के बाद भी दुनिया भर की इकोनॉमीज ने बाउंस बैक किया और वापस आए। ये हमें एक बेहतरीन तरीके से हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा।
तो ये यहाँ पर हम देख सकते हैं, वही पॉइंट्स सारे हिंदी में भी मेंशन है, आप हिंदी में भी आराम से बाद में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम थोड़ा सा सिस्टम्स पर आते हैं। ये तो बात हो गई हमने ग्लोबल लेवल पर क्या कहा आरबीआई ने। हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में, भारतीय आर्थिक स्थिरता के बारे में क्या कहा। टेंशन मत लीजिएगा, इस पर मैं एमसीक्यूज भी आपको कराऊंगा, है ना। तो पहले तो हम आज हाइलाइट्स देख रहे हैं, फिर आगे रिपोर्ट की डिटेलिंग देखेंगे और फिर हम लोग इस पर एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे। टेंशन मत लीजिए, सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ आई विल सेट विद इन योर माइंड। रोबस्ट एंड रिजिलिएंट, तो भारतीय स्थिरता की अगर बात करें तो हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग और रिजिलिएंट बनी हुई है। कोविड जैसे शॉक को झेलने के बाद भी वी आर बाउंस बैक एंड वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक वी विल ग्रो फ्रॉम इन ईयर FY 2025 हम 6.6% जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल ग्रो फ्रॉम 7.2% ऑफ द जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर FY 2025। तो 2025 में हमारी अर्थव्यवस्था जो है आरबीआई के हिसाब से देखें तो 7.2% जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ हम आगे बढ़ेंगे, और विश्व बैंक के हिसाब से देखें तो 6.6% जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ेंगे, और वो हमारे लिए काफी एक अच्छा बड़ा अचीवमेंट है। बैंकिंग सेक्टर भारत में काफी अच्छे तरीके से फल फूल रहे हैं, और बैंकिंग सेक्टर की जो ग्रोथ है, उनकी जो हेल्थ है वो काफी अच्छी बनी हुई है। लेंडिंग एक्टिविटीज हम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, पैसे बहुत अच्छे तरीके से बैंक्स कर्ज में दे रहे हैं, और फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम का स्ट्रांग बनना ये हमारी इकोनॉमी की समय सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर हम बात करें भारत की, अगर हम इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, वी वांट टू मेक इंडियन इकोनॉमी वेरी स्ट्रांग, तो ऐसे में इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है बैंकिंग सेक्टर जो है बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी होते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं अर्थव्यवस्था की। और अगर अर्थव्यवस्था आपको अच्छी चलानी तो इन दैट केस आपके बैंक्स का हेल्दी होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो हमने करके दिखाया है। फाइनेंशियल सिस्टम में काफ़ी बैलेंस शीट हमने क्लीन रखी है, और बैंक्स फाइनेंशियल मैट्रिसेस पर बहुत अच्छा किए हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि बैंक्स कितना अच्छा कर रहे हैं, और उनका एनपीए क्या है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वगैरह क्या है, उन सब पर अभी हम बात करते हैं जो आरबीआई ने यहां पर बताया है। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल मैट्रिसेस की अगर बात करें शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स की, तो भारत में जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, मतलब जो पैसे लोन के फॉर्म में देते हैं, उनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, जिसको CAR या CRAR कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस में से एक होता है। ये बैंक की एसेट क्वालिटी को दिखाता है कि बैंक के पास पूंजी कितनी अच्छी है। एसेट क्वालिटी ऑफ द बैंक दिखाता है। जब हम बेसल नॉर्म्स पढ़ते हैं तो बेसल नॉर्म्स का पहला पिलर ही कहता है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। बैंक्स के पास इतना मिनिमम पैसा होना चाहिए किसी भी तरीके के फ्यूचर क्राइसिस से वो फाइट कर सकें। और ऐसे में कंसेप्ट आता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का, या फिर इसको हम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो कहते हैं, CAR या फिर CRAR। ये होता है बैंक्स की टोटल कैपिटल, दैट इज Tier 1 कैपिटल प्लस Tier 2 कैपिटल डिवाइड बाई रिस्क वेटेड एसेट। इसका मतलब क्या हुआ, बैंक जो पैसे लोन के फॉर्म में दे रहा है, उसके पास जो पूंजी है, उस लोन के पैसे में कितना रिस्क है। तो अगर बैंक कम रिस्की लोन दे रहा है, सो इट्स अ गुड फॉर द फाइनेंशियल सिस्टम प्रोस्पेक्टिव। इसका मतलब बैंक की एसेट क्वालिटी अच्छी है। बैंक ने बहुत सारा पैसा लोन में दे रखा है, लेकिन वो एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं, पैसा डूबने के ज़्यादा चांसेस हैं, इसका मतलब बैंक की एसेट क्वालिटी खराब है। तो हमारे बैंक्स का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 16.8% मेंटेन रहा है ना, और ये हमारे लिए काफ़ी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हमें दिखाया। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 16.8% होने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम 100 यूनिट्स ऑफ रिस्क की अगर बात करें, अगर 100 यूनिट हमारे पास जो है, अगर हम फंडिंग्स प्रोवाइड करें, तो उसमें 16.8% हमारे पास रिस्क के फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ 16.8% मीन्स दैट फॉर एवरी 100 यूनिट ऑफ रिस्क द बैंक हैज 16.8 यूनिट्स कैपिटल टू रिकवर द पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर 100 यूनिट ऑफ रिस्क हमारे पास होता है तो 16.8 हम उसको रिकवर कर सकते हैं, मतलब हमारे पास कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो काफी अच्छे से मेंटेन है। इसमें साथ ही साथ बैंक्स की जो कॉमन इक्विटी Tier 1 कैपिटल, ये बैंक की काफी लिक्विड एसेट होती है। इसकी अगर बात करें तो ये भी हमने 13.9% पर मेंटेन कर रखा है, और ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हाई क्वालिटी कैपिटल को दिखाता है। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हमारा 16.8% बैंक्स का, याद रखिएगा इस डेटा को, और कॉमन इक्विटी Tier 1 कैपिटल जो है 13.9%। ये सारी चीज़ें मैंने लक्ष्य फाउंडेशन बैच के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखी हैं। आगे भी जब मैं आपके लिए डिस्कशन करूंगा इस रिपोर्ट्स के बारे में, तो एक एक पैरामीटर्स मैं वहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी हाईलाइट्स है तो ये फिगर्स जो है थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करिए। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो और कॉमन इक्विटी Tier 1 हमारा 13.9% पर रहा, एंड दैट इज अ क्वाइट गुड फॉर अस। ठीक है, तो ये हमने देखा। इसके अलावा बात करें एनपीए, किसी भी बैंक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स एक और होती है एनपीए, मतलब बैंक्स का कितना पैसा लोन के फॉर्म में फंसा हुआ है।
ग्रॉस एनपीए क्या होता है, जिसमें बैंक्स ने लोन की प्रोविजनिंग कर रखी है, और नेट एनपीए क्या होता है, प्रोविजनिंग का मतलब होता है कि बैंक भाई अगर 100 रुपये लोन में दे रहा है तो उसमें उसके नाम पर मान लेते 10 रुपये साइड में रख लिया कि अगर पैसा पूरा डूब भी गया तो 10 रुपये बैंक चलाने के लिए तो कम से कम रहे ही, तो उसको प्रोविजनिंग कहते हैं। तो ग्रॉस एनपीए बेसिकली क्या दिखाता है, प्रोविजनिंग के साथ वाला अमाउंट, और नेट एनपीए क्या होता है जब हम प्रोविजनिंग को हटा देते हैं, जिसको हम एनएनपीए कहते हैं। एनएनपीए क्या होता है, ग्रॉस एनपीए माइनस लोन की प्रोविजनिंग। अगर आप डेली करंट अफेयर्स में साथ मेरे साथ रात को 8 बजे जुड़ते हैं तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डेली बेसिस पर एक्सप्लेन करता रहता हूँ, न्यूज़ में आती रहती हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो भारत के बैंक्स का ग्रॉस एनपीए जो है वो रहा 2.8%। इसका मतलब जो टोटल लोन बैंकों ने दिया है उसमें से 2.8% लोन केवल ट्रबल में है, एंड दैट्स अ क्वाइट गुड नंबर। पिछले 11 साल का सबसे लोएस्ट हमारा ग्रॉस एनपीए में देखने को मिला। दिस इज द मल्टी ईयर लो एनपीए, ग्रॉस एनपीए फॉर द इंडियन बैंकिंग सिस्टम, और ये पिछले 11 साल के सबसे लोएस्ट लेवल पर चल रहा है। इसका मतलब हमारे बैंक्स का ग्रॉस एनपीए काफ़ी कम हुआ है, एंड दैट इज 2.8। और अगर हम इसमें से लोन के प्रोविजनिंग का पैसा हटा दें, मतलब नेट एनपीए की बात करें, तो नेट एनपीए फ्रेंड्स 0.6% आपको नेट एनपीए देखने को मिलेगा। तो दिस इज द सिमिलर टू द ग्रॉस एनपीए, बट कंसिडरिंग द मनी दैट बैंक ऑलरेडी सेट असाइड टू कवर बैड लोन। बैड लोन के लिए जो बैंक ने पैसा साइड में रखा है, जिसको हम लोन की प्रोविजनिंग कहते हैं, उसको हटाने के बाद हमें नेट एनपीए मिलता है, और नेट एनपीए रेशियो 0.6% है, जिसका मतलब ये हुआ कि टोटल लोन आफ्टर अकाउंटिंग द प्रोविजन आर इन ट्रबल। ठीक है, तो लोन के प्रोविजन को हटाने के बाद, प्रोविजनिंग करने के बाद केवल और केवल 0.6% पैसा हमारा रिस्क में है, एंड दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ आवर बैंक्स, है ना। अगर आपने थोड़ा सा करंट अफेयर्स की न्यूज़ आप पढ़े होंगे मेरे साथ, तो 28 को मैंने ये न्यूज़ आपको बिजनेस स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स जो न्यूज़पेपर मैं आपके साथ डेली रात को 8 बजे कवर अप करता हूँ, उसमें मैंने ये पॉइंट्स आपके साथ कवर अप किए थे। ठीक है, तो ये फिगर अपने दिमाग पे बिल्कुल फीड कर लीजिए। ग्रॉस एनपीए 2.8%, नेट एनपीए 0.6%। ठीक, ध्यान रखिएगा, एज पर द आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, ये डेटा आपके दिमाग में बिल्कुल फीड हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। आगे हम बात करते हैं मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट और क्रेडिट रिस्क। ये क्या है, ये टेस्ट आरबीआई ने कंडक्ट किया और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में बताया। आरबीआई क्या बता रहा है, हमने अभी पढ़ा कि हमारा जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 16.8% रहा, CRAR या कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। अभी मैंने आपको दिखाया कि हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो 16.8 रहा अभी के सिनेरियो में। लेकिन आरबीआई कह रहा है कि यार अगर आगे कभी इकोनॉमी में कोई टेंशन क्रिएट होती है तो ऐसे में हमारा कितना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जा सकता है आगे एक साल, मतलब 2025 तक। तो देखिए आरबीआई क्या बता रहा है। आरबीआई ने एक टेस्ट कंडक्ट किया और आरबीआई ने बताया कि अगर बेसलाइन सिनेरियो, मतलब जहां पर बहुत ज्यादा टेंशन नहीं रही और नॉर्मल सिनेरियो रहा, तो हम मरी गिरी हालत में भी मार्च 2025 तक 16.1% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बना के रखेंगे। ठीक, बिल्कुल नॉर्मल सिनेरियो में जैसा अभी चल रहा वैसे ही चलता रहा तो। लेकिन अगर थोड़ी सी टेंशन क्रिएट हुई, मीडियम स्ट्रेस सिनेरियो, मतलब अर्थव्यवस्था में, बैंकिंग सिस्टम में थोड़ी बहुत अगर टेंशन क्रिएट हुई, तो टेंशन होने के बाद भी हम 14.4% मेंटेन कर पाएंगे। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन द केस ऑफ मीडियम स्ट्रेस सिनेरियो हमारा बैंक्स का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना बताया है आरबीआई ने, जो कि 2025 तक रहेगा। तो कितना रहेगा फ्रेंड्स, 14.4%। अगर टेंशन रहती है, मीडियम लेवल पर टेंशन रहती तो। लेकिन अगर भाई टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है तो थोड़ा सा और गिरेगा, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सीवियर स्ट्रेस सिनेरियो में जहां बैंक्स बहुत ज्यादा टेंशन में हैं, तो ऐसे में हम 13% एटलीस्ट कम से कम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन कर लेंगे मार्च 2025 तक। ये एक हाइपोथेटिकल नंबर है जो आरबीआई ने डिफरेंट सिनेरियोज को कंसीडर करके क्रिएट किया और बताया है, एंड दीज नंबर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। इस नंबर को बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिएगा। न्यूज़पेपर में भी मैंने आपको ये बेस लाइन, मीडियम स्ट्रेस सिनेरियो, ये तीनों सिनेरियो बताए थे। मैंने आपको अलग अलग बैंक वाइज भी बताया था एनालिसिस, और साथ ही साथ मैंने आपको कंप्लीट एनालिसिस भी बताया था। आपको याद होगा अगर आपने न्यूज़पेपर कवर अप करें डेली। इससे इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो टेस्ट है ये शो करता है कि हमारे बैंक कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं अलग अलग इकोनॉमिक टेंशंस में। और ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो है जो कि आरबीआई ने बैंक्स के टफ टाइम को कंसीडर करके तैयार करके समझाया। तो अगर नॉर्मल सिनेरियो है तो बेटा 16.1% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हमारी मेंटेन रहेगी। थोड़ा मीडियम स्ट्रेस सिनेरियो रहेगा, मीडियम लेवल पर 14.4%, और सीवियर स्ट्रेस सिनेरियो है तो 13% हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन रहेगा। और ये आंकड़ा हम बात करें मार्च 2025 तक का। ठीक है, तो देखिए पॉइंट्स ये सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है। सो आई विल मूव अहेड।
ये पॉइंट सभी को क्लियर अच्छे से, बेहतरीन तरीके से सभी के दिमाग में सेट हो गया। आगे बढ़ते हैं, टेंशन मत लीजिए, वो पॉइंट्स सारे हिंदी में भी आपको दे रखे हैं, तो आप हिंदी में भी बिल्कुल आराम से देख सकते हैं इसको। चलिए, ये तो बात हो गई बैंक्स की, लेकिन फ्रेंड्स हमारे देश में लगभग 9,500 एनबीएफसी भी काम करते हैं। बैंक्स तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट सवाल उठता है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान कैसा कर रहे हैं, एनबीएफसीज कैसा कर रहे हैं। तो एनबीएफसीज के लिए भी हमारे लिए उनको देखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में एनबीएफसी का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है फ्रेंड्स, एनबीएफसीज को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन नाम का फ्रेमवर्क, एसआरओ नाम के फ्रेमवर्क के लिए भी एप्लीकेशन मंगाया है, जिसमें हम 2 एनबीएफसीज को सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पर चुनेंगे। आरबीआई ने उसके लिए एप्लीकेशन मंगा लिया है, और वो जो 2 सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होंगी उसके लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है 2 करोड़ की, जिसमें मिनिमम 10% बेस लेयर एनबीएफसीज हमारी होनी चाहिए। हमने बात किया था एनबीएफसी हमारी 4 लेयर में डिफाइन की गई है, बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर एनबीएफसी। बेस लेयर एनबीएफसी की अगर हम बात करें तो उसमें 1000 करोड़ रुपीस या उससे कम की कैपिटल है तो बेस लेयर, 1000 करोड़ से ज़्यादा है तो मिडिल लेयर। अपर लेयर में आरबीआई सेलेक्ट करेगा कौन आएगा, तो 15 एनबीएफसी अपर लेयर में, और टॉप लेयर एनबीएफसी भी खाली है, ब्लैंक है। ये रिस्क के बेसिस पर हमने एनबीएफसी को क्लासीफाई किया था। इसीलिए एनबीएफसी को देखना और उनको मॉनिटर करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आरबीआई एनबीएफसी के बारे में क्या कह रहा है। हमारे बैंक्स का तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोस कितना रहा, 16.8% मेंटेन रहा। अब चलिए एनबीएफसी के थोड़े हालात देख लेते हैं क्या रहे। एनबीएफसी की बात करें तो एनबीएफसी कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो 26.6% मेंटेन रहा, और इसका मतलब ये बैंक्स हमारे एनबीएफसी बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग है। तो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान जो है 26.6% इन्होंने मेंटेन किया एनबीएफसी, एंड दैट्स अ क्वाइट गुड फॉर अस। ग्रॉस एनपीए की अगर बात करें तो ग्रॉस एनपीए इनका 4% हमें देखने को मिला, और वो भी हमें ठीक तरीके से एक अच्छे लेवल पर मेंटेन कर रखे। अगर एनबीएफसी का एनपीए 4% है तो ग्रॉस एनपीए हमारा इनका 4% देखने को मिलेगा। इसके अलावा रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन एसेट मतलब एनबीएफसी के पास जो पैसा है उससे कितनी वो कमाई कर पा रहे हैं, तो रिटर्न ऑन एसेट लगभग 3.5% का रहा, 3.3% का, और ये गुड प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं अपने पैसे से और अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। तो 3 मैट्रिक्स आपको याद रखनी है एनबीएफसी के लिए। एनबीएफसी का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 26.6%, ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, और टेंशन मत लीजिए, एमसीक्यू के थ्रू हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, एक साथ में नोट्स आपके इसके प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको डेटा मैं याद करा दूंगा। ये मैं पूरी तरीके से, मेरा 100% एफर्ट रहेगा, ठीक है। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो 26.6%, ग्रॉस एनपीए कितना 4.0%, ठीक है। रिटर्न ऑन एसेट कितना 3.3% यहां पर किसने मेंटेन किया है, एनबीएफसीज ने। दैट मींस एनबीएफसीज आर आल्सो एट द गुड पोजीशन, एनबीएफसीज अच्छा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये थे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स, है ना। आगे हम डिटेलिंग इसकी करेंगे, जैसा मैंने बताया कि काफ़ी लंबी चौड़ी ये रिपोर्ट है, 160+ पेजेस की रिपोर्ट है, तो इस पर हम डिटेल में सेशन करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स मैंने आपके लिए इसके कवर किए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं 3x बेनिफिट्स आपका चल रहा है मंथ एंड ऑफर पर, 79% का फ्लैट ऑफ। इसके अलावा 1% का फायदा आप कॉइन्स के थ्रू उठा सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड करके। डबल वैलिडिटी और 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, कहने का मतलब आपको बैंक महापैक जो है उस 15 मंथ्स का आपको देखने को मिल जाएगा, जो 6 मंथ्स का है उसमें 15 मंथ्स आपको देखने को मिल जाएगा। कोड आपको यूज करना है WHITE56 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, 80% का आप डिस्काउंट उठा सकते हैं। फायदा क्या है बैंक महापैक का, बैंक महापैक के अंदर सभी फैकल्टीज के कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, ईच एंड एवरीथिंग यूल गेट। ये मेरा लक्ष्य फाउंडेशन बैच, अगर आप ऑलरेडी महापैक का हिस्सा हैं तो लक्ष्य फाउंडेशन बैच वहां पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। इसमें आप कोई भी टॉपिक जो भी आपको डाउट है वो आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है, यहाँ पर 150 घंटे से ज़्यादा की यहाँ पर क्लासेस हैं, है ना। ये जो बेसल नॉर्म्स के अंदर ये जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, ये सब क्या होता है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, बहुत डिटेल में 6 से 7 घंटे पढ़ा रखा है। पढ़ लोगे आराम से, कभी भी कोई डाउट नहीं आएगा बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम में। ये प्रैक्टिस बैचेस हैं, अभ्यास आपको, जिसमें IBPS, SBI, RRB की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं RRB के लिए, सारे के सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे बैंक महापैक के अंदर, ठीक है। तो WHITE856 15 महीने की वैलिडिटी मिल रही है, 80% तक ऑफ मिल रहा है, बिल्कुल फायदा उठाइए मौके का। और आप में से बहुत सारे बैंकर्स हैं जो सैलरी इंक्रीमेंट की तैयारी कर रहे हैं। एक सैलरी इंक्रीमेंट मिलता है GIB एग्जामिनेशन से, यहाँ पर भी 81% का डिस्काउंट, 80% नॉर्मल, एप्लीकेशन के थ्रू 1% कॉइन यूज़ करके 81% का डिस्काउंट, डबल वैलिडिटी। कोड यहाँ पर आपको यूज़ करना है J856 आप बैंकर्स को। और
CIB के एग्जामिनेशन के थ्रू 2 सैलरी इंक्रीमेंट मिलता है। अगर आपने JIB ऑलरेडी क्लियर कर रखा है तो CIB एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो 80+1% का ऑफ, डबल वैलिडिटी एंड कोड आपको यूज करना चाहिए 856। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। सेशन की PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उससे जरूर ज्वाइन कर सकते हैं और एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।